हेलो एवरीवन, बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। 11वीं क्लास की बायोलॉजी में सेल बायोलॉजी हमने स्टार्ट की थी, जिसके पिछले वीडियो में हमने कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका सिद्धांत क्या था, किसने दिया, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। और हमने ये जाना था कि प्रत्येक सजीव की संरचनात्मक, क्रियात्मक और आनुवांशिक जो यूनिट होती है, बेसिक यूनिट होती है, जिससे कि संपूर्ण सजीव के शरीर का निर्माण होता है, वो कौन होती है? कोशिका होती है। तो उस कोशिका के बारे में और हमें जानकारी प्राप्त करनी है अभी, और हम जानेंगे अब कि वो कोशिका माप में कैसी होती है, कितनी बड़ी होती है, उसका आकार यानी शेप कैसी होती है, और वो उसकी स्ट्रक्चर जो है वो कैसी होती है। तो उसकी शेप, साइज या स्ट्रक्चर के बारे में और डिटेल अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वो यूनिट, बेसिक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट ऑर्गेनिज्म की सेल या कोशिका। सबसे पहले अपन पता करेंगे कि सेल साइज क्या होती है, यानी कोशिका की माप क्या होती है, माप में कितनी होती है कोशिका। उसके बाद में हमें पढ़ना है कोशिका की शेप, सेल शेप, कोशिका का आकार और सेल स्ट्रक्चर, कोशिका की संरचना। यहाँ तक हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कोशिका की साइज यानी कोशिका की माप, कोशिका कितनी बड़ी होती है। कोशिका की माप की अगर बात करें तो माप के आधार पर या साइज के अनुसार सेल्स जो होती है उसमें काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है। यानी कोशिकाएं माप के आधार पर अलग अलग होती है, सब समान नहीं होती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी सजीव जगत में जो प्राणी है, सजीव है, उन सभी सजीवों में अभी तक जो खोजी गई कोशिकाएं हैं, उनमें सबसे जो छोटी कोशिका है, सबसे छोटी माप की जो सेल है वो है माइकोप्लाज्मा की, सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका, सबसे स्मॉल सेल जो है वो किसकी है? माइकोप्लाज्मा की। कितनी है? 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर। इसका जो व्यास है वो लगभग 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर है। माइकोप्लाज्मा की कोशिका जो सबसे छोटी कोशिका है। इसके अलावा जैसे अपन बात करें जो बैक्टीरिया की कोशिका होती है, बैक्टीरिया की जो सेल है, बैक्टीरिया की कोशिका का जो माप होता है वो होता है 0.3 से 0.5 माइक्रोमीटर। लगभग 0.3 से 0.5 माइक्रोमीटर व्यास होता है बैक्टीरिया सेल का। इसके अलावा जैसे आरबीसी सेल, रेड ब्लड सेल जो होती है, इसका जो व्यास है वो 0.7 माइक्रोमीटर तक होता है, लगभग 0.7 माइक्रोमीटर होता है। तो सबसे छोटी कोशिका थी माइकोप्लाज्मा की। बैक्टीरिया की जो सेल होती है वो 0.3 से 0.5 माइक्रोमीटर तक होती है। आरबीसी जो होती है 0.7 माइक्रोमीटर व्यास वाली होती है। सबसे बड़ी जो कोशिका है, अभी तक खोजी गई कोशिकाओं में सजीव जगत की सबसे जो बड़ी कोशिका है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो क्या है? सबसे बड़ी कोशिका, अभी तक खोजी गई कोशिकाओं में सबसे बड़ी कोशिका। और एकमात्र यही कोशिका है जिसे हम बिना इलेक्ट्रोस्कोप के यानी बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता के देख सकते। बाकी जो सेल्स है उन सेल्स को हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, यानी बिना इलेक्ट्रोस्कोप के या बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता के नहीं देखा जा सकता। तो ये थी सेल साइज, कोशिका की माप, जो अलग अलग होती है अलग अलग कोशिकाओं की। इसके अलावा सबसे लंबी कोशिका जैसे कि अपने नर्व सेल होती है, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका सेल या नर्व सेल जो होती है वो सबसे लंबी कोशिका है। सजीवों की कोशिकाओं में सबसे लंबी कोशिका है, लगभग 1 मीटर तक लंबी होती है। तो ये सेल की जो माप थी उसमें काफ़ी वेरिएशन जो देखने को मिलता है, तो उसके कुछ एग्जांपल्स थे। उसके बाद में अपन बात करें सेल शेप की, यानी कोशिका का आकार। कोशिका आकार में कैसी दिखाई देती है? आकार कैसा होता है उसका? गोल होती है, लंबी होती है, चपटी होती है, पतली होती है। उसका आकार, उसकी शेप जो है वो कैसी होती है? तो शेप भी सेल्स में अलग अलग देखने को मिलती है, अलग अलग कोशिकाओं की शेप भी अलग अलग होती है।
अलग अलग आकार की ये दिखाई देती है, सभी कोशिकाएं समान नहीं होती है। जैसे कि आरबीसी जो है, आरबीसी की शेप जो होती है वो होती है गोल और अवतल या उभयतल, गोल और अवतल होती है आरबीसी की शेप। इसी प्रकार से डब्ल्यूबीसी जो होती है, डब्ल्यूबीसी की जो शेप होती है वो अमीबा के समान होती है, अमीबाब शेप होती है या अमीबोइड जिसको अपन कह सकते हैं। इसके अलावा जो नर्व सेल है अपनी तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका सेल जो है, तंत्रिका सेल की जो शेप है उसका जो आकार होता है ये पतली लंबी होती है और शाखित होती है, लंबी और शाखित होती है। एपिथेलियमी जो ऊतक होता है यानी उत्प्रेरक का जो ऊतक है अपना, उपकला ऊतक, एपिथेलियमी ऊतक, एपिथेलियमी ऊतक की जो कोशिकाएं होती है वो सक्रिय होती है और लंबी होती है, यानी कि सभी कोशिकाओं की शेप भी, उनका आकार भी अलग अलग होता है। तो ये थी सेल्स की साइज और शेप। तो साइज और शेप में सेल्स में काफ़ी वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। अब कोशिका की माप के बारे में हमने पता किया कि कोशिका जो है आकार में अत्यंत छोटी होती है, बहुत ही सूक्ष्म संरचना होती है। उसके बाद अपन ने देखा कि इसकी जो शेप है, उसका जो आकार है वो भी अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ सेल इन ऑर्गेनिज्म। नंबर ऑफ सेल इन ऑर्गेनिज्म यानी सजीवों में कोशिकाओं की संख्या, सजीवों में कोशिकाओं की जो संख्या है वो कितनी होती है। क्या सभी सजीवों में कोशिकाएं समान होती है या भिन्न भिन्न होती है। तो कोशिकाओं की जो संख्या है अलग अलग जीवों में अलग अलग पाई जाती है, सब में समान नहीं होती है। छोटे से लेकर के बड़े अलग अलग विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं और सभी सजीवों में कोशिकाओं की संख्या भी भिन्न भिन्न होती है। और कोशिकाओं की संख्या के आधार पर हम सजीवों को दो भागों में बांट देते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होते हैं यूनिसेल्यूलर यानी एक कोशिकी, और दूसरे होते हैं मल्टीसेल्यूलर यानी बहुकोशिकीय। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर सजीव जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, यूनिसेल्यूलर यानी एक कोशिकीय और मल्टीसेल्यूलर यानी बहुकोशिकीय। तो यूनिसेल्यूलर या एक कोशिकीय क्या होते हैं? वे सजीव जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका से निर्मित होता है, वो क्या कहलाते हैं? एक कोशिकीय या यूनिसेल्यूलर, यानी जिनके शरीर में केवल एक ही कोशिका पाई जाती है। उस एक ही कोशिका से वो अपने सारे कार्य संपन्न करते हैं, चाहे पाचन हो, श्वसन हो, उपापचय क्रियाएं हो, सभी जो सजीवों की जितनी भी प्रक्रियाएं होती है, जितने भी कार्य होते हैं, वो सारे कार्य केवल उसी एक सेल से संपन्न करते हैं। एक ही सेल से उनका शरीर बना होता है। जैसे कौन कौन से जीव है जिनका शरीर एक ही सेल से बना होता है? जैसे हम बात करें माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा हो गया, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए जिनको कहते हैं नील हरित शैवाल, इसके अलावा प्रोटोजोआ। इन सभी का जो शरीर है केवल एक ही कोशिका से मिल के बना होता है। इन सभी, इनके अलावा कुछ और भी होते हैं, इन सभी के शरीर में केवल एक ही कोशिका पाई जाती है। उस एक से ही उनके संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है। और इनको छोड़ करके कुछ जो एकोशिकीय सजीव है, इनको छोड़ करके बाकी जो शेष जीव है वो कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय किन्हें कहते हैं? वे जीव जिनके शरीर में एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती है, वो क्या कहलाते हैं? मल्टीसेल्यूलर या बहुकोशिकीय। तो जितने भी एकोशिकीय सजीव है उनको छोड़ करके शेष सारे क्या है? बहुकोशिकीय। तो ये था कोशिका की संख्या के आधार पर सजीव जो दो प्रकार के थे, यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर। अब अपन बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर की, कि भाई कोशिका का माप अपन ने देख लिया, उसकी
शेप अपन ने देख ली, नंबर ऑफ सेल्स भी अपन जान गए कि प्रत्येक सजीव में कितनी होती है। अब अपन उस कोशिका की संरचना को जानना चाहते हैं कि उसकी स्ट्रक्चर हमें कैसे दिखाई देती है। यदि हम उसे देखें या फिर वैज्ञानिकों ने उसको खोजा तो उसको देखा और पाया होगा तो कैसी थी, उसके अंदर कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं। तो अब हम देखते हैं सेल स्ट्रक्चर, कोशिका की संरचना। तो सभी सजीवों में जो सेल्स पाई जाती है संरचनात्मक दृष्टि से अगर देखें तो दो प्रकार की होती है। इस सजीवों में जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, वो 2 टाइप की पाई जाती है, 2 प्रकार की होती है। और वो 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है? एक तो होती है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक से, और दूसरी होती है यूकैरियोटिक से। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। संरचनात्मक दृष्टि से सेल्स कितने प्रकार की हो गई? 2 प्रकार की। प्रोकैरियोटिक जो वर्ड है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव, यानी अल्प विकसित, आद्य प्रकार की कोशिकाएं, प्रारंभिक कोशिकाएं। और दूसरा जो वर्ड है इसमें वो है कैरियन। कैरियन का मतलब होता है केंद्रक, यानी आद्य प्रकार के केंद्रक वाली, अल्प विकसित केंद्रक वाली या प्रारंभिक जो कोशिकाएं थी वो कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक जो वर्ड है ये बना है यू का मतलब होता है वेल डेवलप्ड, यानी सुविकसित। और वही दूसरा वर्ड है कैरियन। कैरियन का मतलब केंद्र, यानी जिनका केंद्रक जो है सुविकसित प्रकार का है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती है? ये प्रारंभिक प्रकार की कोशिकाएं हैं जो अल्प विकसित है, कम विकसित कोशिकाएं हैं। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी है? ये सुविकसित कोशिकाएं हैं। अब हम इनके बारे में और डिटेल से जानते हैं कि वास्तव में ये सेल्स में क्या डिफरेंस है, ये किस प्रकार की होती है। तो ये सब जानने के लिए हम सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। एक बार स्ट्रक्चर कोशिका की देखिए, ये एक मैंने यूकैरियोटिक सेल ली है जो कि एनिमल सेल है। एनिमल सेल हो या प्लांट सेल, यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों ही यूकैरियोटिक होती है। मैंने यहाँ पर जो कोशिका ली है वो एनिमल सेल ली है, जंतु कोशिका ली है। हम आगे देखेंगे कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में भी कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है, यानी इनमें भी अंतर होता है। तो यहाँ पर जो यूकैरियोटिक कोशिका मैंने ली है वो कौन सी है? एनिमल सेल। और नीचे ये क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। इन दोनों में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है? पहले अपन प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें। प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रारंभिक जो कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका को अपन बाहर से अंदर की तरफ देखें तो हमें इसके बाहर 3 आवरण दिखाई देते हैं, 3 लेयर्स होती है। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है ये सेल कैप्सूल या सेल संपुट कहलाता है, हार्ड लेयर है। उसके बाद में सेकेंड जो होती है वो होती है इसकी सेल वॉल। सेकेंड जो लेयर होती है वो कौन सी होती है? इसकी सेल वॉल। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरेमिक एसिड की बनी होती है। उसके बाद में हालांकि प्रोकैरियोट्स में भी एक जीव है माइकोप्लाज्मा जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, उसको छोड़ करके सेल्स में जो सेल वॉल होती है वो पाई जाती है। थर्ड जो इसकी लेयर होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली। और जो कोशिका झिल्ली जो होती है इसकी सेल मेम्ब्रेन वो वसा और प्रोटीन से बनी होती है, जिसको लिपोप्रोटीन झिल्ली कहते हैं। तो सबसे बाहर 3 लेयर हो गई। उसके बाद में इसके अंदर चलते हैं तो इसके अंदर संपूर्ण जो एक तरल भरा रहता है उसको कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म, यानी जीव द्रव्य। अंदर जीव द्रव्य भरा रहता है और उस जीव द्रव्य में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है डीएनए या आरएनए के रूप में, जो कि वर्तुल रूप से कोशिका के अंदर ही पड़ा रहता है। आनुवंशिक पदार्थ रहता है यानी डीएनए रहता है, लेकिन डीएनए किसी भी संरचना के द्वारा कवर्ड नहीं रहता। जैसे कि यूकैरियोटिक में अपन देखेंगे कि वहाँ पर जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो केंद्रक के द्वारा कवर्ड रहता है, केंद्रक के अंदर स्थित होता है, पर यहाँ पर वो जीव द्रव्य में खुला ही पाया जाता है। इसके अलावा कुछ राइबोसोम भी होते हैं,
कुछ कण पाए जाते हैं जो राइबोसोम कहलाते हैं, राइबोसोम विकृति होते हैं। बाकी कोई विशिष्ट संरचना ही नहीं होती है। कोशिका झिल्ली जो होती है वही यहाँ पर रूपांतरित होकर के मीजोसोम बना लेती है, जो कि समस्त कोशिकीय क्रियाएं जैसे अवशोषण है, पाचन, श्वसन, उपापचय क्रियाएं, ये सारी जो है प्रोसेस ये मीजोसोम ही करते हैं, जो कोशिका झिल्ली का रूपांतरण है। तो इस तरह से एक सरल स्ट्रक्चर होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका की। अब यूकैरियोटिक कोशिका की अपन बात करें तो इसमें सबसे बाहर की तरफ अगर प्लांट सेल होती है तो सेल वॉल होती है, यानी कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज से बनी होती है। हमने एनिमल सेल लिए, एनिमल सेल में क्या होता है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, बल्कि सबसे बाहरी लेयर क्या है, इसमें कोशिका झिल्ली होती है। ये क्या है, इसकी सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली इसमें भी प्रोकैरियोटिक की तरह ही लिपोप्रोटीन की बनी होती है, यानी वसा और प्रोटीन की बनी होती है। इसके अलावा इसमें भी जो संपूर्ण अंदर पदार्थ भरा होता है, उस तो संपूर्ण मटेरियल को प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य में अपन देखें तो मध्य भाग में एक केंद्रक पाया जाता है, गोलाकार संरचना दिखाई देती है जिसे हम केंद्रक कहते हैं। अब इस केंद्रक को छोड़ करके संपूर्ण पदार्थ को हम जीव द्रव्य कह रहे थे। अब जीव द्रव्य से केंद्रक को हटा दें तो शेष जो केंद्रक से कोशिका झिल्ली के मध्य भरा हुआ संपूर्ण जो ये मटेरियल है, ये कहलाता है साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य में कुछ अलग अलग प्रकार की संरचनाएं हमें दिखाई देती है, और ये संरचनाएं कहलाती है कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल्स। ये कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली जो संरचनाएं हैं वो क्या कहलाती है, कोशिकांग। कोशिकांगों में माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपर्दवी जालिका, गोल्जी काय, राइबोसोम, लाइसोसोम, हरित लवक, स्पिरोसोम, पेरोक्सिसोम, सीलिया, फ्लैजिला, कई प्रकार के इसमें जो है सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, यानी कई जो है कोशिकांग उपस्थित होते हैं। और प्रत्येक कोशिकांग जो है कोशिका में अपना अपना कार्य करता है, कोशिका के कोशिकांगों का अपना अपना विशिष्ट कार्य होता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, श्वसन करता है, अंतःपर्दवी जालिका पदार्थों का परिवहन करती है, गोल्जी काय जो है स्त्राव और संग्रह का कार्य करती है, श्रवण करती है और संग्रह करती है। तो जो प्लेस्टिड होते हैं यानी लवक जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण करते हैं, लाइसोसोम पाचन का कार्य करते हैं, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। तो सभी जो कोशिकांग है अपना अपना कार्य करते हैं। तो मेनली अपन देखें तो अपन ने जाना कि जो यूकैरियोटिक कोशिका थी वो विकसित कोशिका है, उसमें कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली के अंदर जो विकसित है सुविकसित कोशिकांग पाए जा रहे, आनुवंशिक पदार्थ केंद्रक के अंदर स्थित है। इसके अलावा इसमें कोई विशिष्ट कोशिकांग नहीं है, कोई झिल्लीबद्ध विकसित कोशिकांग नहीं पाए जाते, ना केंद्रक पाया जाता है। केंद्र के स्थान पर केवल और केवल क्या है, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में एक वर्तुल डीएनए पाया जाता है, और बाकी कोई कोशिकांग है नहीं। कोशिका झिल्ली ही जो है कोशिकांगों के कार्य करती है। हालांकि सिर्फ एक राइबोसोम इसमें पाया जाता है, जो राइबोसोम जो होता है झिल्ली विहीन कोशिकांग है जो इसमें उपस्थित होता है, और वो भी कौन से प्रकार का होता है, 70S प्रकार का। यूकैरियोटिक कोशिका में भी राइबोसोम पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका का जो राइबोसोम होता है वो 80S प्रकार का होता है, 80S प्रकार का होता है। हालांकि जीवद्रव्य का जो राइबोसोम है वो 80S प्रकार का होता है, लेकिन केंद्रक में, अंतःपर्दवी जालिका की सतह पर, माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लास्टिड पर भी राइबोसोम होते हैं। वो प्रोकैरियोटिक की भांति ही 70S प्रकार के होते हैं। तो ये थोड़ी जनरल स्ट्रक्चरिंग की देखी। अब इसी के आधार पर अपन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं वो अल्प विकसित थी, इनका आकार भी छोटा था, बहुत ही जो है निम्न आकार होता है, उनकी वजह इनका आकार छोटा होता है। लगभग 0.3 से 0.5 माइक्रोमीटर तक इनका क्या होता है, आकार होता है प्रोकैरियोटिक का। और यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है इनका आकार जो होता है 0.5 से 20 माइक्रोमीटर तक इनका आकार होता है। आकार की बात हुई। इसके अलावा बाहर से अगर चले तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सबसे बाहर जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है। और जो यूकैरियोटिक सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल केवल प्लांट सेल में पाई जाती है,
यानी केवल पादप कोशिकाओं में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। और प्लांट सेल में भी वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। अब आगे अपन बात करें कोशिका झिल्ली, जो दोनों में ही वसा और प्रोटीन की होती है। उसके बाद में यूकेरियोटिक कोशिका में हमने देखा कि उसमें कोशिकांग उपस्थित है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें कोई झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं पाए जाते। तो कोशिकांग जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, लेकिन यूकेरियोटिक कोशिका में उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। कौन कौन सी कोशिकांग होते हैं? यूकेरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी काय, हरित लवक और अन्य कई कोशिकांग हैं जो उसमें पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल एक कोशिकांग, कौन सा? राइबोसोम पाया जाता है। वो भी कैसा होता है? झिल्ली विहीन होता है और 70S प्रकार का होता है। 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। लेकिन यूकेरियोटिक कोशिका में राइबोसोम कैसा होता है? 80S प्रकार का होता है, 80S प्रकार। इसके अलावा उसके कोशिकांगों में 70S प्रकार का राइबोसोम भी मिलता है। यानी यूकेरियोटिक में 80S और 70S दोनों प्रकार का होता है, और प्रोकैरियोटिक में केवल 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। कोशिकांगों की बात हो गई। इसके अलावा केंद्रक, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें कोई विकसित केंद्रक नहीं है, सिर्फ डीएनए पाया जा रहा है आनुवंशिक पदार्थ के रूप में। सर्कुलर डीएनए, वर्तुल डीएनए पाया जाता है, वही उसका आनुवंशिक पदार्थ है। और वो भी कहाँ पर? जीव द्रव्य में घुला हुआ रहता है, फ्री रहता है, कोई केंद्रक से कवर्ड नहीं रहता, केंद्रक के अंदर नहीं होता है। और इस जो डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, इसको प्रोकैरियोटिक कोशिका में कहा जाता है केंद्रकाव, न्यूक्लियोइड। जबकि उसमें क्या पाया जाता है? सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। यूकेरियोटिक में सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, जिसमें कि केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए होता है, आरएनए होता है, केंद्रिका होती है। और डीएनए और आरएनए जो है स्टोन युक्त होता है, जिससे कि क्रोमेटिन जाल का निर्माण होता है। इसमें जो है स्टोन प्रोटीन नहीं होती, इसी कारण जो डीएनए होता है वो क्या कहलाता है? नग्न डीएनए कहलाता है, यानी क्रोमेटिन जाल का निर्माण इसमें नहीं हो पाता। इसके बाद में अपन बात करें, इसके अलावा अगर अन्य जो जैविक जो क्रियाएं हैं, जैसे पाचन, श्वसन, उपापचय क्रियाएं, तो यूकेरियोटिक जो कोशिका है उसमें तो सभी कार्यों के लिए कोशिकांग होते हैं। श्वसन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, पाचन के लिए लाइसोसोम हो गए, यानी सभी जो जैविक क्रियाएं हैं उनके लिए विशिष्ट कोशिकांग होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सभी जो जैविक क्रियाएं हैं वो कौन संपन्न करता है? मीजोसोम संपन्न करते हैं। यानी इसमें कोई विशिष्ट संरचनाएं नहीं पाई जाती, विशिष्ट कोशिकांग नहीं होते। जो राइबोसोम होते हैं वो क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। सिर्फ प्रोटीन संश्लेषण के लिए विशिष्ट जो है कोशिकांग पाए जाते हैं। सूत्री विभाजन की अगर बात करें अपन, कोशिका विभाजन की बात करें, तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका विभाजन जो होता है कोई विशिष्ट कोशिका विभाजन नहीं होता, कोशिका स्वयं ही दो भागों में बंट जाती है। और इस प्रकार के विभाजन को कहते हैं असूत्री, यानी असूत्री कोशिका विभाजन पाया जाता है। जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, जिसको समसूत्री व अर्धसूत्री कहते हैं। यानी समसूत्री व अर्धसूत्री दो प्रकार का कोशिका विभाजन यूकेरियोटिक कोशिकाओं में देखने को मिलता है। जनन की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें सामान्य जनन होता है, सेल डिवाइड होकर के दो सेल्स का निर्माण कर लेती है। ये लैंगिक जनन इसमें नहीं पाया जाता, लैंगिक जनन जो है वो एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। लेकिन यूकेरियोटिक कोशिकाओं में लैंगिक जनन उपस्थित होता है, पाया जाता है। कुछ एग्जांपल्स अपन देखिए कि कौन सी जो सेल्स है वो प्रोकैरियोटिक है और कौन सी जो है यूकेरियोटिक। माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा जीवाणु यानी बैक्टीरिया, और ब्लू ग्रीन एल्गी BGA
नील हरित सेवा, ये सारे क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। जबकि इन सबको छोड़ करके शेष जो होंगे वो कैसी होती है? यूकैरियोटिक होती है। बस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में यहाँ तक अपन ने डिफरेंस देखा और सेल स्ट्रक्चर को अपन ने देखा। आगे वाली वीडियो में अपन देखेंगे अभी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर।